गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे स्पीति में बारिश। स्पीति के बारे में हमने देखा कि किस तरह कृष्णनाथ ने वहाँ के भौगोलिक संरचना के बारे में, जो कि अत्यधिक दुर्गम है, जटिल है, कठिन है, वहाँ पर सुख सुविधाएं आज भी नहीं है, लोगों का आवागमन आज भी नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना आसान नहीं है। वहाँ पर खाने पीने के लिए मूलभूत जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, वो भी आसानी से जुटाए नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के पहाड़ों की चोटियाँ अत्यधिक ऊंचाई पर हैं या बहुत ऊंची है। वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर की श्रेणियों के बारे में हमने बात की थी, जिनको 12 लाचा कहा गया था, और दक्षिण की जो श्रेणियाँ हैं उनको बौद्धों के मंत्र के नाम पर, जो माने मंत्र है उस मंत्र के नाम पर माने श्रेणी कहा गया। बौद्धों का माने मंत्र जो यहाँ पर उल्लेखित किया गया है वो है ओम मणि पद्मे हूम। इनका बीज मंत्र माना गया है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसी माने मंत्र के नाम पर इस पहाड़ी श्रेणी का नाम माने रखा गया। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए, इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। क्यों? सब चोटियों का स्ट्रक्चर संरचना अलग अलग है, इसलिए सबकी ऊंचाई एक जैसी नहीं हो सकती। इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय कहलाता है और इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार, मतलब इसको पार करने के बाद बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। अभी कह रहा है कि मैं ऊंचाई की माप के चक्कर में नहीं हूँ, कि मैं केवल आपको ऊंचाई बता करके भयभीत नहीं करना चाहता, नहीं, इनसे ऊंचाइयों को नापने के होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वो एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है, मतलब लोसर में पहाड़ी चढ़ाई चढ़ चुका था। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। हाँ, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना, मतलब उन चोटियों का मान नष्ट करना, गलित करना, यानी कि चोटियाँ जो मानती है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं, हमें कोई पार नहीं कर सकता, तो उस मान का मर्दन करना मर्द और औरतों की शान है। क्योंकि मर्द और औरत क्या करते हैं, अपना गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे पहाड़ों की चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। कि पहले तो उन व्यक्तियों को जो यहाँ पर आ रहे हैं अपना अहंकार नष्ट करना पड़ेगा, तत्पश्चात वो चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में प्राप्त होता है। मतलब ये किससे प्राप्त हो सकता है? साहस और कुव्वत से केवल यौवन की अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। केवल अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। बूढ़े लामा बौद्ध धर्म के मतावलंबी जो बुजुर्ग हैं, युवक युवतियाँ यहाँ पर किल्लोल करें, मतलब मस्ती करें, तो ये भी आनंदित हो, हर्षित हो। वरना यहाँ पर हमेशा क्या सुनाई देता है? बौद्ध लामाओं के जाप सुनाई देते हैं। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद यानी बर्फ़ के कारण जो पीड़ा वहाँ पर होती है वो वहाँ पर दिखाई देती है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, अर्थात यह युवाओं को निमंत्रण है कि वो वहाँ पर आए, उन चोटियों पर चढ़े और वहाँ के परिवर्तन, वहाँ पर वातावरण को बदले। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। वैसे भारत में 6 ऋतुओं का वर्णन है: सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, शिशिर और हेमंत। परंतु लाहुल की तरह ही स्पीति में भी केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। 6 ऋतुएं अर्थात 6 ऋतुएं, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है।
शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में यानी सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रह कर के वहाँ पर देखा भी जा सकता है। ये वहाँ के वातावरण के परिवर्तन को बताया कि बसंत और शीत दो ही ऋतुएं होती है। बसंत अल्पकालिक ऋतु है, उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट में क्या होता है और सर्दी का टेम्परेचर क्या होता है कि जब बसंत में ही दिन गर्म और रात ठंडी होती है, जो पार करना आसान नहीं है, जिसे सहन करना आसान नहीं है, तो शीत ऋतु की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है क्योंकि वो लाहुल से भी आगे है और वहाँ पर सर्दी का प्रभाव ज़्यादा है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लग जाती है जो अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें वो हवाएं बिल्कुल शूल अर्थात कांटे की तरह चुभती हुई दिखाई देती है। स्पीति में लाहुल से भी कम बरसात होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं। यहाँ पर बरखा बहार नहीं है, मतलब मध्य हिमालय मानसून पहुंच नहीं पाता जो वहाँ पर बारिश हो, अर्थात वहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलती। कालिदास को अपने ऋतु श्रृंगार में यहाँ वर्षा का तो श्रृंगार ही करना पड़ेगा कि वो वर्षा का वर्णन यहाँ पर दे नहीं सकता, उसे वर्षा को भूलना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कि कालिदास ने बरसात का जो वर्णन किया है वो किस प्रकार से करता है। देखिए कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के, ये ऋतु श्रृंगार के बारे में बता रहा है कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, ये कामी जनों का प्रिय पावस, कामी जनों का यानी प्रेम में डूबे हुए लोगों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आप पहुँचा। अर्थात बरसात की ऋतु का जो आगमन होता है वह स्त्री और पुरुष के हृदय में प्रेम के भाव की उत्पत्ति करते हैं। ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा वास्तव में कहाँ पर है, विंध्याचल में देखने को मिलती है। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में कालिदास की बरसात की शोभा देखने में नहीं आती। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, लालित्य अर्थात सुंदरता, मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य है। वह ये जानते लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं कि बारिश की सुंदरता क्या होती है, इसको लाहुल और स्पीति के लोग समझ पाएंगे या नहीं, इस बात को लेखक नहीं जानता। वर्षा उनके संवेदन का अंग ही नहीं है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती तो उसे महसूस नहीं करते। वह ये जानते ही नहीं है कि बरसात में नदियाँ भी बहती हैं, बादल भी बरसते हैं, मस्त हाथी भी चिंगारते हैं, जंगल भी हरे भरे हो जाते हैं और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप्पी मार करके गुफाओं में जा कर के छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश का आगमन नहीं होता, वहाँ पर मानसून की पहुँच नहीं होती। इसलिए प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों से लाहुल और स्पीति के नर नारी बिल्कुल वंचित दिखाई देते हैं। वो बारिश उनके संवेदना का अंग नहीं रहती। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली यानी मन को बहलाने वाली, खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साध पूरी करे, यानी सारी इच्छाएं पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता आखिर कौन है, बारिश का देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। यहाँ की धरती हमेशा सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या यानी बंजर। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। वो मुख्य फसल क्या है, अंडरलाइन कर लेना इसको। एक तो 2 किस्म का जौ होता है यहाँ पर, गेहूँ, मटर और सरसों, बस। इसमें भी जो मुख्य है।
सिंचाई का साधन क्या है? पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए कूल यानी किनारे। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में क्या किया जाए? पहले जल उलीचा जाए यानी जल फेंका जाए, जल डाला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत वहाँ पर पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पर पेड़ ही नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर क्या दिखाई देती है? नंगी और वीरान दिखाई देती है। वहाँ पर प्राकृतिक हरियाली दिखाई नहीं देती। अतः लेखक कह रहा है कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला। लैंप की लो तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला वापस भिड़ा दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार यानी ओस, पाला। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। वृक्ष का नाम है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में बरसात हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है, क्योंकि इनके आगमन पर वहाँ पर क्या हुई? बारिश हुई, और बारिश वहाँ के लिए सुखद संयोग माना गया। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। इस प्रकार से स्पीति की प्राकृतिक सुंदरता का, भौगोलिक संरचना का, विविधताओं का, फसलों का, वहाँ के लोगों का, जनजीवन का, जनसंख्या का वर्णन यहाँ पर इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।